है ना, आरसी सर्किट्स का कॉन्सेप्ट है चार्जिंग डिस्चार्जिंग को लेके, वो मैंने पढ़ाया हुआ है. रिक्वेस्ट यू ऑल जस्ट वॉच आउट द रिकॉर्डिंग एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज एंड इफ यू रियली वांट दैट क्लास वील शेड्यूल इट एनी टाइम. जस्ट डू लेट मी नो इन द ग्रुप या पर्सनल लेवल पे. ठीक है. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर. सो इट्स बैच 8, है ना. वी आर मीटिंग एट 7 PM equals to its date 28th of September, no? 28. सी देखो नाउ एक्चुअली अभी ना अपने मन में सब ऐसा इमेजिन करो कि सपोज करो उस टाइम पे कोई फिजिसिस्ट रहे होंगे लाइक बिफोर 200 years और 150 years. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है. दे कम टू नो अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इज जस्ट लाइक अ न्यू टॉय फॉर देम. उनको एक नया खिलौना मिला जिसका नाम था करंट. अब सब फिजिसिस्ट जो थे वो सब खेलने में उससे लग गए, है ना. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोगों ने उसी से ही कुछ डिडक्शंस लिए. जो भी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी अब वो करंट को लेकर ऑब्जर्व करी कि करंट क्या क्या चीजें ऑब्जर्वेशन दे रहा है. ठीक है. व्हाट आर द थिंग्स दैट इलेक्ट्रिक करंट इज शोइंग टू अस. ठीक है. सो वो चीज है. हाँ ये परम क्वेश्चन किसी ने डाला है उसमें, मैं डाल इसका आंसर. तुम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो मेरे से? सिंपल सिंपल ही बताओ. ये उस पर डाउट वाले पे भी डाला है किसी बच्चे ने. इसमें क्या दिक्कत है? ब्राउन का तेरे को नहीं पता है क्या होता है कलर कोड? ब्लैक का नहीं पता, ग्रीन का नहीं पता, सिल्वर का नहीं पता है? चलो मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन. आई टेल यू. ठीक है. बड़ी इजी क्वेश्चंस हैं. थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछोगे तो मेरे को खुशी होगी. अभी ये क्वेश्चन ऐसा है तुम बुक से कलर कोडिंग भी देख के करोगे ना मार्क, यू विल एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है. चलो. सो मैं क्या बता रहा था कि हम लोग अब देखेंगे कि जो भी करंट तुमने पढ़ा उस करंट से क्या क्या चीजें हो रही हैं. ठीक है. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द करंट थिंग. करंट क्या क्या ऑब्जर्वेशन दे रहा है, क्या क्या चीजें शो कर रहा है. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. तो उसको अपन पढ़ते हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. अब ये तुम्हारा चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी होता है. सो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इज ऑल इन ऑल द नेम ऑफ द व्हाट यू से दिस एंटायर यूनिट. क्योंकि मूविंग चार्जेस इज नथिंग बट द करंट. अब इसमें अपन डेरिवेशंस देखेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे. सबसे पहले तो जो जो चीजें देखेंगे बायोट सावर्ट लॉ वगैरह देख लेंगे इसमें आज, है ना. वील आई ट्राई टू कवर ऑल दिस पार्ट टुडे कि बायोट सावर्ट लॉ तुम लोग को अच्छे से समझा दूं. उसके बाद बायोट सावर्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं. वन डायमेंशनल के लिए ही हैं खाली सिलेबस में. इट्स ओनली फॉर द वायर एंड द रिंग. सो कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे इसके अपन, है ना. वील आल्सो ट्राई टू सी सम एप्लीकेशंस. सो सबसे पहले बात करते हैं कि किसने बंदे ने ये चीज ऑब्जर्व करी दैट ओके शोइंग अस द मैग्नेटिक इफेक्ट. तो वो चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी थी ऑर्स्टेड ने, है ना. तुम्हारी बुक में सबसे पहला नाम ही होता है ऑर्स्टेड का. तुमको एक्सपेरिमेंट पता है, मैं बस बता देता हूँ एक ब्रीफ में कि किस तरीके से बर्थ हुआ मैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक्सपेरिमेंट. सो ये चीज हमें क्या बोलती है ध्यान से देखेंगे. व्हाट ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट शोज अस. सो जैसा मैं तुम्हें बता रहा था कि ऑस्टर्च को क्या है, कभी नया खिलौना मिला हुआ है एंड इट्स नथिंग बट द करंट. तो वो करंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मल्टीपल चीजों में देख रहे हैं. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया. अब फेलियर्स तो अपन नहीं पढ़ते हैं. व्हाट आर द थिंग दैट ही मेन ऑब्जर्व दैट वी ओनली सी. तो पहला केस उन्होंने क्या देखा, जब तक वो किसी भी सर्किट, उन्होंने एक सर्किट लिया उसमें बैटरी लगाया, ऐसा की लगाया और उसमें वायर लगाया. तो जब तक वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि की ओपन है. तो अभी की ओपन है, वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है. इफ इट्स नॉट फ्लोइंग, इफ एनी करंट इन वायर इज नॉट फ्लोइंग, तब उन्होंने क्या बोला कि लेट्स से कि ये मेरा केस 1 है. तो केस 1 में उनका ये ऑब्जर्वेशन था. यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है मैग्नेटिक निडल को. किसको रखा हुआ है? मैग्नेटिक नीडल. मैग्नेटिक निडल. एंड अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक निडल एंड कंपास? डोंट कंफ्यूज मैग्नेटिक निडल विद द कंपास. कंपास में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखे रहते हैं, नॉर्थ साउथ लिखा रहता है, ईस्ट वेस्ट हाँ, लिखा रहता है. मैग्नेटिक निडल में कुछ नहीं होता. उसमें खाली बस एक निडल होती है और वो भी ऐसे सस्पेंडेड नॉर्थ होती है. एंड या तो साउथ. पानी, हाँ, या तो पानी में रहती है या फिर किसी फ्लूइड में रहती है या फिर ऐसे टंगी हुई होती है जो भी तुम्हारा डिवाइस होता है उसमें. तो मैग्नेटिक निडल रहता है. मैग्नेटिक निडल क्या है? एक सेंसिटिव डिवाइस है जो किस चीज को रिएक्ट करता है या किस चीज के लिए बहुत सेंसिटिव है. मैग्नेटिक फील्ड के लिए. कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो डेविएशन शो करता है. तो उसने फर्स्ट केस में हमें कोई भी डेविएशन शो नहीं किया. It shows us no deviation. But what happened in case 2? As soon as he closed the key, जैसे ही उन्होंने बच्चा क्लोज करी की
और इस की के क्लोज होने की वजह से सर्किट में एक करंट फ्लो हुआ। अब जैसे ही ये करंट फ्लो हुआ, व्हाट यू ऑब्जर्व कि ये जो भी मैग्नेटिक नीडल थी, दिस पर्टिकुलर नीडल स्टार्टेड शोइंग अस अ डेविएशन। मैग्नेटिक नीडल ने हमें क्या दिखाया? डेविएशन। नीडल गॉट डेविएटेड। तो यहाँ से एक चीज तो उन्होंने कंक्लूड करी कि हो ना हो, जब भी करंट फ्लो कर रहा है वायर में, तो उसके साथ कुछ ना कुछ सम सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जरूर एसोसिएट कर रहा है। और ये ना इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल है, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट यू से वायर है, कि वायर पे कोई कोटिंग है या नहीं है, उसको इंसुलेटेड वायर है, नॉन इंसुलेटेड है, कैसा भी है, इट डजेंट मैटर। अगर करंट फ्लो कर रहा है, इट्स अ कंडक्टर, तो वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट यू ऑब्जर्व। अच्छा, यहाँ पे अब उन्होंने तीसरी चीज क्या ऑब्जर्व करी, वो भी समझ लो। थोड़ा सा थर्ड थिंग यू ऑब्जर्व, मान लो, लेट अस अज्यूम कि हमें नहीं पता है, मेरे को नहीं पता कैसे क्या हुआ होगा डेविएशन, बट मान लो कि फर्स्ट केस में जब करंट ऐसा ऐसा फ्लो कर रहा है, तब मान लो ये जो मैग्नेटिक निडल था, ये ऐसा थोड़ा क्लॉकवाइज घूम गया है। कैसा डेविएट हुआ है ये? क्लॉकवाइज। कैसा दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे? कैसा Yes. डेविएट हुआ है? कैसा डेविएट हुआ है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हुआ है। ठीक है, तो उनने जब इसको बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया, as soon as he changed the polarity of the battery, तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है? जैसे ही बैटरी का पोलैरिटी चेंज किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अब ये इधर ना फ्लो करके किधर फ्लो करेगा? इधर। इधर पे फ्लो करेगा। यस। तो जब उन्होंने देखा अगर उल्टा करंट फ्लो करा रहा हूं मैं, तो अगर अभी पहले एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, अभी मेरा नेडल कैसा घूमा है? क्लॉकवाइज। यहाँ क्लॉकवाइज। से उन्होंने बोला कि एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है, वो डायरेक्शन सेंसिटिव तो है ही, कि जैसा ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, सेम एज इसका भी है। तो यहाँ से ये चीज कंक्लूड होती है। ठीक है, यहाँ से क्या चीज कंक्लूड होती है तुम्हारी? यू कैन इजीली कंक्लूड कि यहाँ से इफ यू हैव एनी कंडक्टर एंड इन दैट इफ करंट इज फ्लोइंग, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। एंड यहाँ पर भी क्या हुआ था? नीडल डिफ्लेक्ट हुई थी। व्हाट डिफ्लेक्टेड इन अदर डायरेक्शन, अदर डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ यस से बच्चों बर्थ होती है। अभी तुम्हारे लिए सुनना समझना बहुत इजी है, तुम्हें लग रहा है बस हो गया है क्या यार, डिफ्लेक्ट हो गया। बट ट्राई टू थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब किसी को नया नया करंट के बारे में पता चला और उसने करंट से ही एक नया ऑब्जर्वेशन बता दिया, यार ये तो मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट कर रहा है। सो एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी लाइक बिग थिंग फॉर ऑस्टर्स, एंड वही रीजन है कि आज उनका नाम इस बुक में आ गया। सिंपल एक्सपेरिमेंट बट परफॉर्म्ड एट द वेरी स्पेशल टाइम, और आई शुड से वेरी परफेक्ट टाइम। सो यहाँ से होता है तुम्हारा, इट इज द रीजन जहां से तुम्हारा बर्थ होता है। किस चीज का बर्थ होता है? लाइक द बर्थ ऑफ, किस मैग्नेटिक चीज का बर्थ फील्ड। हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का बर्थ नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पहले से थी। मैग्नेट थे लोगों के पास, कंपास यूज कर रहे थे वो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बर्थ यहाँ से हुआ, बर्थ ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेट तो लोगों के पास पहले से थे। ठीक है, तभी तो मैग्नेटिक निडल था, तभी तो उन्हें पता था कि ये मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? परम, लक्ष्मी, प्रिया, एवरीवन, ऑल गुड? बोलो, है ना? सिंपल एक्सपेरिमेंट। यस सर। परम क्या लिख रहा है? सर ये क्वेश्चन बता दो सर, ग्रीन का 5 है ना आंसर में, तो अरे यार परम, तो आंसर गलत होगा ना। अभी ग्रीन का 5 है तो 5 फिक्स है उसमें, सर अगर 6 बोल देंगे तो सर नहीं गलत हो जाएंगे? बेटा वो 5 फिक्स है। अभी इस टाइप के कभी भी आंसर दिखा कर समझ जाया करो कि गलती है। जब 5 फिक्स है तो 5 फिक्स है, कहीं पर भी हो, किसी भी बुक में हो, है ना? मिसप्रिंट हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल थ्योरी लेवल चीज है यार। तेरे को पता है 5 है तो 5 ही है, फिर उसमें थोड़ी ना अभी तेरे से कोई कल आके बोलेगा नहीं ग्रीन का 6 होता है, नहीं होता 6, 5 है, 5 ही है। कहीं भी चला जाए दुनिया 5 ही है। टेस्ट में था, टेस्ट में आया था एक क्वेश्चन। संडे वाले टेस्ट में, उसमें गलत था आंसर। ओ, मैंने चेक नहीं किया था मतलब। ठीक है, माई बैड, मेरे अंडर था ये, मेरे से गलती हुई है, फिर तो कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, मेरे को टेस्ट का कोड याद नहीं होगा तुम लोग को, चलो लेट इट बी। ठीक है, अब देखो, जैसे तुमने मैग्नेटिज्म के बारे में समझ लिया, एज सुन एज यू वांट टू नो अबाउट द मैग्नेटिज्म, जैसे तुम्हें चार्जेस का पता चला था कि चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, तुमने दूसरी क्लास में चार्जेस का क्या पढ़ा था? मैथमेटिकल मॉडल पढ़ा था। तुमने पढ़ा था कि उसको क्वांटिफाई कैसे करते हैं। तो इन अ वेरी सिमिलर वे तुमने अभी मैग्नेटिज्म समझ लिया, उसका बर्थ हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, तो उसी से रिलेटेड अब बायोट सवर्ट ने क्या किया? बायोट सवर्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे वो इस चीज को मैथमेटिकली मॉडलाइज कर पाए।
तो ही गेव अस द मैथमेटिकल मॉडल। बायो-सवर्ट्स लॉ का उन्होंने क्या दिया है, मैथमेटिकल मॉडल दिया है, ठीक है। और क्या है वो मॉडल, वो समझेंगे। बायो-सवर्ट्स लॉ का मैथमेटिकल मॉडल क्या कहता है, इट सिंपली सेज, क्या बोलता है देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल चीजें हैं, तुम्हें पता है लॉ है, तो मैं प्रूफ तो नहीं करा सकता इसको, बट जो भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ इसमें एक बहुत बड़ा अजम्पशन है, वो अजम्पशन से याद रखना। तो सबसे पहला अजम्पशन तो यही है कि दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर, कहाँ के लिए वैलिड है, दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर काफी छोटे लेंथ ऑफ वायर के लिए, एलिमेंटल लेंथ के लिए, पर है ना, एलिमेंटल लेंथ के लिए। तुम हर जगह इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट अप्लाई इट एवरीवेयर यू वांट। कहीं पे लगाओगे जहाँ पे क्या दिया हो तुमको, बहुत छोटा लेंथ दिया हो, ठीक है, जहाँ पे क्या दिया हो, बहुत छोटा, छोटी लेंथ। ठीक है। यू कैन नॉट अप्लाई इट एवरीवेयर, यू कैन ओनली अप्लाई इट टू द पॉइंट वेयर यू हैव अ स्मॉल लेंथ, एलिमेंटल लेंथ है, ठीक है, वहां के लिए वैलिड है। अब उनने क्या ऑब्जर्व करिए, उनके ऑब्जर्वेशन देख लो जल्दी से। तो मान लो कोई उनने देखा कि गरिमा कुछ कह रहे हो क्या, नॉइज आ रहा था उसके पास से। चलो, तो मान लो यहाँ पे तुमने ऐसा एलिमेंटल लेंथ लिया, इसकी लेंथ मान लो डीएल है, या डेल्टा एल लो, कुछ भी ले लो, टेक एनीथिंग, सो लेट्स से इट्स डेल्टा एल। तुम और तुम्हें किसी इस पॉइंट पे बताना है, पी पॉइंट पे, ठीक है। तो तुम्हें इस पॉइंट पे बताना है, तो उनने सबसे पहले तो इसकी डिस्टेंस मेजर करी कि ये पॉइंट मेरी एलिमेंटल लेंथ से कितना दूर है, ठीक है। उसके बाद व्हाट ही फाउंड आउट कि जो डीबी आ रहा है दैट इज नो डाउट प्रोपोर्शनल टू, या डेल्टा बी लिखता हूँ, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा मैं करंट बढ़ा रहा हूँ इस पॉइंट पे, मैग्नेटिक नीडल जो है मेरी उतना ज्यादा डेविएट हो रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो डेल्टा बी ही सेड दैट इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना करंट उतना मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, डेल्टा बी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा एल। जितना ज्यादा बड़ा मैं एलिमेंटल लेंथ ले रहा हूँ उसके लिए वो चीज सही आ रही है, बाकी चीज के लिए नहीं आ रहा है, मतलब कम आ रहा है, ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, डेल्टा बी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब जैसे से मैं दूर डिस्टेंस लेके आ रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। और एक लास्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि दैट मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द थीटा। अब ये साइन थीटा क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चे, बिकॉज इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखना, जब भी इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लेंगे या कभी भी लेंगे, तब के लिए भी काम आएगा, वो अभी तुम्हें पढ़ाऊंगा ही मैं। तो जो भी डेल्टा एल का डायरेक्शन होता है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में होता है। लिख लो इसको इधर, क्या डेल्टा एल इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो भी तुम डेल्टा एल लोगे वो करंट की डायरेक्शन में लोगे। और अभी लिख ही देता हूं मैं, आगे भी याद रखना, जो भी तुम आर लोगे वो तुम क्या लोगे, हमेशा अवे फ्रॉम द एलिमेंटल लेंथ, अवे फ्रॉम द, कहां से लोगे, अवे फ्रॉम मेंटल। द एलिमेंटल लेंथ, एलिमेंटल लेंथ या इनफाइनाइटेसिमल भी बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमल है ना। सो यहाँ से मतलब इफ यू आर टेकिंग आर, तो तुम यहाँ से यहाँ पे लोगे इस डायरेक्शन में, this will be the direction of the arc, means you have to stand at the point where you want to calculate the magnetic field. Sorry, you have to stand on the point where the elemental length is, elemental length पे खड़े होके just look at the point where you have to calculate the magnetic field, and ये जो line joining होगा that is r, and उस direction में away from this elemental length you will be getting the vector sign of r, ठीक है। ये बातें थी। और अब साइन थीटा क्या है, तो थीटा याद रखना एंगल होता है बिटवीन डेल्टा एल एंड आर। किसके बीच का एंगल होता है, इज एंगल बिटवीन डेल्टा एल एंड डेल्टा आर। डेल्टा एल एंड आर ना, डेल्टा एल एंड आर, वेरी वेल श्रुति। डेल्टा एल और आर के बीच का है, मींस ये डेल्टा एल का अगर डायरेक्शन है, तुम डेल्टा एल पे खड़े हो तो उससे जितना घूमना पड़ रहा है तुम्हें आर के लिए, दैट इज द थीटा। तो इसमें कभी गड़बड़ नहीं कर, ठीक है। आई होप तुम्हें चीजें क्लियर होंगी, एंड इफ यू विल कंबाइन ऑल दीस इक्वेशंस यू विल बी सिंपली गेटिंग डेल्टा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल sin theta upon r square. And this is one of the very important formula. I want you all to learn it right now. भले अभी 2-3 बार बोल लो, 2 सेकंड का टाइम ले लो, बट इसको अभी याद कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल sin theta upon r square। याद हो गया, यस सर। भूलना नहीं अभी आज के बाद, है ना। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सो यू हैव टू लर्न इट, इसको याद ही कर लो हमेशा के, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना। आगे बढ़ेंगे, चल भी। यस सर। चलो सर अब बात करते हैं यूनिट्स की। किसकी बात करते हैं, अब ये भी ऐसी चीजें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें।
यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? टेस्ला। सबको याद होती है टेस्ला, समझे? टेस्ला। नहीं चलता है करो। न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर एम्पियर मीटर क्या होती है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब ये तुमको मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये 10 में से 8 बच्चों को याद नहीं होती है, इवन इन जेईएन नीट, ठीक है? तो भले ही तुम्हें भी लगे इसको छोड़ दो तो ऐसा मत करना, बिकॉज एग्जाम में इट माइट पॉसिबल, इट कैन कम, एंड यू हैव टू वर्क ऑन द थिंग्स जो बाकी बच्चे नहीं करते हैं या वो मिस करते हैं, तो तुम उन चीजों पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करो। बेसिक चीजें सबको आ रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डेल्टा एल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर याद करके तुमने कुछ बड़ा काम नहीं किया, बिकॉज वो सबको आता है। तो यूनिट्स पे ध्यान रखो। वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर सीजीएस में देखेंगे तो मैक्सवेल वाली आ जाएगी। ठीक है, टेस्ला। हाँ, अच्छा वेबर याद रखना, वेबर किसकी यूनिट होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की। किसकी? फ्लक्स। अब फ्लक्स तुम पढ़ के आए हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ, फ्लक्स क्या होता है? हमेशा करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था। फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? फील्ड इनटू एरिया। एरिया। करते नहीं करते? ये cos थीटा ऐसे भी। फील्ड इनटू एरिया। तो किसी भी फील्ड को अगर तुम एरिया से तो जो भी फ्लक्स होगा, फ्लक्स को अगर एरिया से डिवाइड करा दोगे यू विल बी गेटिंग द फील्ड। तो वही किया वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट से भूलना नहीं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस पे, परमिएबिलिटी पे। किस पे? परमेबिलिटी। अगेन इट्स जस्ट रिवर्स ऑफ द परमिटिविटी। ये परमिटिविटी तुम बढ़ाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती थी, यहाँ पे तुम परमिबिलिटी बढ़ाओगे मीडियम की, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अभी if I'll ask you now at this point of time about the same thing, permeability, what is the unit of permeability by the way? पहले वैल्यू बताओ, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? 4 pi into 10 to the power -7। और पूरा बोलो क्या होता है, पूरा पता है किसी को? क्या कर रहे हो बच्चों तुम लोग? न्यूटन पर टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। हाँ, बढ़िया बढ़िया परम, सही था। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर बोल लो, या फिर वेबर पर, वेबर पर क्या लिखूंगा? एम्पियर मीटर। देखो ऐसे याद रखो इसको, इसकी याद रखो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसकी याद है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर तो याद ही है क्योंकि फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से। और ये याद रखना इसमें जैसे इधर इधर आ रहा है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो इसमें वेबर पर एम्पियर मीटर आएगा, और इधर पे वेबर पर मीटर स्क्वायर था तो इधर पे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आएगा। क्लियर है बातें? और बाकी एक ये पता है तुम्हें तो तुम डिराइव भी कर सकते हो फॉर्मूले से, इट विल टेक जस्ट 1 मोर मिनट। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और चीज है दैट आई वोंट बी प्रूविंग इन दिस क्लास। 6 आवर में नहीं करा रहा हूँ मैं, 12 आवर में कराया था। प्रूविंग ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट रूल तुम्हें और फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज 1 c इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यस सर। अब ये एक इसलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि उस पॉइंट पे जिस टाइम पे लोगों को लग रहा था कि लाइट एक वेव नहीं है, लाइट एक क्या है? पार्टिकल है। पार्टिकल है, जब वो लग रहा था तो लोग जब बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इस फॉर्मूले का आना और इस फॉर्मूले का एक लोगों को हिंट देना कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कहीं ना कहीं परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के साथ कनेक्ट करती है। तो तुम्हें पता होना चाहिए परमिटिविटी और परमिएबिलिटी मतलब ही यही है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन हो रहा है कहीं पे, कुछ तो लोचा है। तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ से लोगों को हिंट मिला था दैट हाउ दे हैव टू रीच टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब बात हुई परमिएबिलिटी। अब बात आती है डायरेक्शन की। किसकी? तुमने क्या पढ़ लिया? तुमने फिजिकल मीनिंग देख लिया, सबसे पहले तुमने ऑब्जर्वेशन देख लिया, फिजिकल देख लिया, मैथमेटिकल देख लिया, यूनिट देख लिया। ठीक है, अब बात किसकी आती है? डायरेक्शन की। किसकी? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हम किसी भी चीज का आलिया 2 तरीकों से बता पाते हैं। कौन से हैं वो 2 तरीके? कोई इंटरेस्टेड है बताने में? कौन से हैं वो तरीके? राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, रूल बिल्कुल ठीक है। राइट हैंड हाँ, पाम रूल। मैं रूल नहीं पूछ रहा हूँ यार, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मतलब मेरा क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट है। आई वांट टू आस्क यू दैट तुम डायरेक्शन किस वे में रिप्रेजेंट करते हो किसी को भी, ये मैं बोल रहा हूँ। 2 तरीकों से तुम किसी को भी डायरेक्शन बताते हो। द करंट। अरे करंट। सर कहाँ करंट? करंट की डायरेक्शन में। हाँ हाँ, तुम किसी भी चीज का डायरेक्शन किसी को 2 तरीकों से बताते हो। अब ठीक है, किसी भी चीज का डायरेक्शन तुम किसी चीज का भी डायरेक्शन किसी को 2 तरीकों से बता सकते हो। कौन से वो 2 तरीके?
सर एक तो फिजिकली बता सकते हैं, मुंह से बोल के उधर जा रहा, उधर जा रहा, इधर जा रहा, उधर जा रहा। दूसरा तरीका कौन सा होता है, मैथमेटिकली बता सकते हैं वेक्टर्स के फॉर्म में। ये मैं पूछ रहा था, समझे अपन लोग? करेक्ट। तो इसमें भी दो मेथड्स हैं डायरेक्शन समझने के। पहला है फिजिकल मेथड, ओरली समझाने वाला। दूसरा है मैथमेटिकल मेथड। सो व्हाट, व्हिच वन यू वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट? मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकल मॉडल है, तो मैथमेटिकल पढ़ना है तो मैथमेटिकल मॉडल ऐसे याद रखो। तुम्हें दिख रहा है इधर साइन थीटा का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और फिजिकली जब तुमने डायरेक्शन देखा, एक्चुअली पहले तो फिजिकली पता चल रहा है, फिर मैथमेटिक्स की बात आई है। क्योंकि फिजिकली हमने देखा कि इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर हमने देखा कि ओके फिजिकली अगर उस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैथमेटिकली कौन सा रूल लगना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में लिखा देता हूँ क्योंकि ये भी बच्चों को याद नहीं रहता है, तो तुम्हें याद रखना है ना। यू हैव टू बी लिटिल cautious about these formulas that I am writing for you on your screen. dv is nothing but mu naught upon 4 pi I पाई into I dl cross r upon r cube। ठीक है। तो dv का डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगा मैथमेटिकली बोलो तो? the direction of current। इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट है। तो हमारे तुम लोग को dl क्रॉस r के डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में होगा? dl cross r। dl क्रॉस r के डायरेक्शन में। dl क्रॉस r किधर होगा? dl और r दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आ रहा है समझ में? रामशा, शगुन, श्रुति, शगुन कुछ बोल नहीं रही आज, वर्षा, यशिका। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दे रहा। देखो ये देखो, दिस इज द फॉर्मूला आलिया फॉर द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्त फ्लो एक्चुअली। तो ये तुम्हें क्या बताता है कि dv का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? dl क्रॉस r के डायरेक्शन में। तो dl क्रॉस r के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि dl और r एक प्लेन में अगर है तो dl क्रॉस r जो होगा वो dl और r दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना। a क्रॉस b पढ़ते नहीं पढ़ते? अगर ये a है ये b है, तो a क्रॉस b ये डायरेक्शन आता है। तो ये अगर दो वेक्टर है तो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर आता है तीसरा a क्रॉस b का डायरेक्शन। तो ये चीज बताता है तुम्हें। पहले फिजिकली समझ लो। देखो फिजिकली जब हमने इसको रख रख के इधर पे एक्सपेरिमेंटल से नीडल रख रख के देखा, तो हमको पता चला कि यहाँ पे एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है वो कैसा आ रहा है? इनवर्ट। कैसा आ रहा है? इनवर्ट। इनवर्ट। अच्छा, क्रॉस से इनवर्ट बताते हैं अपन, डॉट से आउटवर्ड बताते हैं। आउटवर्ड। किसी भी चीज का, ये नहीं मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी चीज, कोई भी चीज अंदर जा रही होती है, करंट हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, वेलोसिटी हो, डायरेक्शन अगर बताना है हम इनवर्ट बता सकते हैं, आउटवर्ड बता सकते हैं। तो इनवर्ट आ रहा है, तो हम लोग ने यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए फिजिकली पहले। तो फिजिकल रूल कौन कौन से हैं? तो पहला रूल बताता हूँ मैं, कौन सा है? द फर्स्ट रूल इज राइट हैंड थंब रूल। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? इसकी मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, अगर तुम्हें लगे तो बताना, मैं थ्योरी लिख दूंगा। राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि करंट की डायरेक्शन में तुम अपना थंब रखो, और जिस पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे फिंगल कर्ल करो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये करंट का डायरेक्शन है, तो मैं करंट डायरेक्शन में अपना ऐसा थंब रखूंगा, तो मेरे को जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, मान लो कि मेरे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो इस पॉइंट पे मैं फिंगर ऐसे लेके जाऊंगा और इस पॉइंट पे फिंगर ऐसा कर्ल करूंगा। तो इस पे अगर फिंगर कर्ल करूंगा तो मेरे को दिखेगा कि इधर पे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर मेरे से तुम पूछोगे सर इस पॉइंट पे किधर होगा, तो मैं फिंगर इस पॉइंट पे जाऊंगा, थंब अभी भी करंट डायरेक्शन में है, और राइट हैंड को ऐसा कर्ल करूंगा। ऐसा कर्ल करूंगा तो इस पॉइंट पे इनवर्ड आ रहा है, तो मैं बोलूंगा इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ गई होंगी निष्ठा, नरेन, मुस्कान। तो ये तो पहला लॉजिक था। अब अलग अलग लोग अलग अलग जगह कर रहे थे उस टाइम पे, तो किसी ने तो बोला एक ये रूल है, उसने ऐसे समझने के लिए, उन्होंने कैसे समझा? राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल से। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? अगेन भाई सेम एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो ये करंट का डायरेक्शन है, अभी मैं इसको बार बार नहीं ले रहा हूँ, तो करंट डायरेक्शन ऊपर ही है। तो करंट के डायरेक्शन में अपना थंब लेके जाऊंगा, और जिस पॉइंट पे मेरे को अगर इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे मैं अपनी फिंगर्स ऐसे रख दूंगा। तो जो मेरा पाम का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम देखो, जब तुम राइट हैंड पाम थंब रूल लगा रहे थे तब भी देखो इस पॉइंट पे इधर ही आ रही थी, कर्ल कर रहे थे अगर तुम इस पॉइंट पे लाके ऐसा, तो भी इधर उस डायरेक्शन में आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड। अभी अगर तुम दूसरा लॉजिक लगाओगे राइट हैंड पाम रूल, करंट डायरेक्शन में तुम अगर इसकी डायरेक्शन में ऐसा फिंगर्स लेके जाओगे, तो जो पाम का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा लॉजिक भी सही है, ठीक है। अब बात आती है तीसरे लॉजिक। तीसरा लॉजिक क्या है? दूसरा क्लियर है सबको? यस सर। बढ़िया। दूसरा क्या है? मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू। कॉर्क स्क्रू क्या कहता है? तुम्हें पता होनी चाहिए जब भी तुम किसी भी चीज को टाइट कर रहे होते हो, है ना, आइडियली तुम किसी भी चीज को टाइट कर रहे होते हो तो वो हमेशा क्लॉकवाइज टाइट होती है। हाँ, जैसे तुम्हारे घर का टैप हो, ठीक है, तुम्हारी वाटर बॉटल का कैप हो,
या कोई स्क्रू, तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल बोलता है कि अगर तुम करंट की डायरेक्शन में स्क्रू को टाइट करोगे तो जिस डायरेक्शन में तुम घुमा रहे हो स्क्रू को, दैट डायरेक्शन इज नोन एज द करंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक स्क्रू ले लूँ और मैं इस स्क्रू को अगर टाइट करूंगा तो मेरे को ऐसे ऐसे टाइट करना पड़ेगा। अभी मैं इसको ऐसे ऐसे अगर टाइट करूंगा तो ये ऐसा अंदर जाएगा, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। और करंट की डायरेक्शन में मैं जिस, इसको मैंने इधर कलर ड्रॉ कर दिया, आई शुड हैव ड्रॉन इट हियर, मेरे को एक्चुअली में इधर ड्रॉ करना चाहिए। हाँ, जैसे अगर ये है तो मैं अगर करंट की डायरेक्शन में इसको कस रहा हूँ, सो द डायरेक्शन इन विच आई एम रोटेटिंग इट दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है सबको? तो मैं वेक्टर भी बता दिया है मैंने, स्केलर फॉर्म भी बता दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को? अब as soon as we are done with this part, now it's time for you to understand some application part। अब कौन सी बात समझेंगे? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सबसे पहले क्या आती है, देखो सिलेबस में तुम्हारे खाली वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही हैं, unless like it's not like same as that what you have done for the electric field। वहां पे तुमने काफी ज्यादा कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स देखे थे, यहाँ पे खाली दो ही हैं। कौन कौन से? पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट वायर। करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट भूल जाते हैं बच्चे, तो स्ट्रेट याद रखना, स्ट्रेट है तभी ये है, स्ट्रेट नहीं है तो अपने को कुछ नहीं पता क्या होगा। ठीक है, सिर्फ स्ट्रेट के लिए वैलिड है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। देखो मैंने यहाँ पे कंडक्टर लिया हुआ है, इसकी लेंथ नहीं गिवन रहती है। क्वेश्चन अपन जो प्रूव करते हैं इसको मोस्टली तुम्हें इस टाइप से आएंगे कि लेंथ के टर्म में नहीं रहेंगी चीजें। तुम्हें चीजें कैसे रहेंगी, मान लो ये कोई पॉइंट पी पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, इफ आई आस्क यू कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है और मान लो कि ये गिवन है कि ये एंगल इधर से ऊपर बना रहा है φ1, यहाँ से ये यहाँ पे बना रहा है ये एंगल φ2। ठीक है, ये चीज गिवन है, φ1 φ2 गिवन है और ये डिस्टेंस गिवन है r, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p। अब यशिका सबसे पहले जो बच्चा तुम्हें वो मुझे बताना है सोच के, वो ये है, कैन वी अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला? क्या हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? नो सर, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर हर पॉइंट से तो करंट की वैल्यू उसके लिए अलग आएगी। है गलत लॉजिक। क्यों नहीं लगा सकते डायरेक्ट फॉर्मूला? व्हाई वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला? करंट की वैल्यू सेम है बेटा पूरे वायर में, करंट की वैल्यू कहाँ चेंज कर रही है? वो स्मॉल एलिमेंटल लेना पड़ेगा। हाँ, क्यों लेना पड़ेगा स्मॉल एलिमेंटल? क्योंकि उसी पर लो फॉलो है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट अगर पार्ट लेंगे तो उससे इजीली निकाल सकते हो, कांस्टेंट कर देगा करंट को जगह। इसलिए क्योंकि हम खाली ये फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब हमारे पास एलिमेंटल लेंथ हो, है ना बच्चों? परम, निशिता, मुस्कान, मित्रा, क्लियर है चीजें? मधु, गरिमा, फैजान, चंचल, यस सर। है ना? बोलो तुम लोग, सो नहीं प्लीज। सो वी कैन ओनली अप्लाई दिस फॉर्मूला जब हमारे पास एलिमेंटल लेंथ हो। अभी यहाँ पे भाई हो, हमारे पास एलिमेंटल लेंथ नहीं है, वी हैव अ लेंथी वायर, तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस डायरेक्ट फॉर्मूला। जब भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाते तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं। क्या करते हैं? एलिमेंट लेते हैं। अब एलिमेंट लेने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वन डायमेंशन है। तो मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया डीएल लेंथ का, ठीक है। अब देखो, जब भी तुम्हारे पास एक नॉर्मल कंडक्टर रहता था तो तुम उसमें बोल देते थे कि एक्स डिस्टेंस जाके डीएक्स लिया, बट अभी इस केस में तुम्हारे पास लेंथ दूर दूर तक कहीं गिवन नहीं है, एंगल गिवन है, तो तुम्हें एलिमेंट भी एंगल के केस में ही मानना पड़ेगा। तो तुम क्या बोलोगे? यू विल से कि सर एक काम करते हैं, ऐसा लिख दो कि जैसे अपन उधर एक्स जाके डीएक्स लेते थे, तो यहाँ मान लो ऐसा कोई थीटा जाके इस मिड पॉइंट से, या मिड नहीं है सॉरी, जो भी रेफरेंस पॉइंट पी है वहां से थीटा जाके एक डी थीटा का आपने एलिमेंट लिया है, कितने का? डी थीटा, छोटा। क्लियर है बात सबको यहाँ तक? जरा लिखाओ मेरे लिए, व्हाट शुड आई बी राइटिंग? क्या लिखूंगा मैं? डीबी की वैल्यू इस पॉइंट पे इस एलिमेंट की वजह से, पूरे वायर की वजह से अब नहीं लिखनी है, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट बी पे क्या लिखूंगा? बोलो जल्दी से। न्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई इंटू डीएल इंटू में sin थीटा इंटू डी थीटा। सब लिख दो, साइन थीटा इंटू डी थीटा। और बोलो अक्सा, आलिया, सब लोग बोलो। राधिका वेरी वेल से कंप्लीट करो। फैजान, मधु, निशिता, मुस्कान, बोलो। बाय आर आंशा, सर। बाय आर।
कितना तुम लोग ने गलत फॉर्मूला बताया है, ये बहुत ही क्या है, गलत फॉर्मूला है। कैसा है बच्चों ये, बहुत ही गलत फॉर्मूला। सबसे पहले तो ये क्या लिखा है, ये डी थीटा साइन थीटा एल थीटा क्या होता है, तुमको भी सर ने बताया थीटा क्या होता है, यहाँ मैंने क्यों लिखा है था, व्हाट इज द थीटा, एंगल बिटवीन डेल्टा एल एंड आर। डेल्टा एल एन आर। तो डेल्टा एल ये है और इस पॉइंट से तुम खड़े हो तो लाइन तो ये है, तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा है क्या, नहीं। कितना है, 50। 50, कितना एंगल, अरे इसके और इसके बीच में मेरे बच्चों एंगल कितना है, ये अगर थीटा है ये 90 है तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। और दूसरी चीज, यहाँ आर स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा, डिस्टेंस होती है ना एलिमेंटल लेंथ से, आर मान क्यूब। लेते हैं ये डिस्टेंस है आर, हाँ आर क्यूब क्यों आएगा भाई, वर्षा वाई आर क्यूब बच्चा, तो वेरी कर रहा है ना। कोई तो एक्स स्क्वायर आएगा ना। डिस्टेंस क्या होती है, एलिमेंटल लेंथ से पॉइंट की डिस्टेंस होती है, नहीं होती, एलिमेंटल लेंथ तुमने ऊपर कहीं माना है ना बच्चा, यस ये सर। तो मिनिमम डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर वाली आ रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला वैलिड है। अब ये फॉर्मूला क्या है मेरे पास, डी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा के हो गया cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बस इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। हाँ, सो शैल बी इंटीग्रेटेड, कर दूं, बोलो Yes. वर्षा यशिका। अभी हम इंटीग्रेट Yes, नहीं sir. कर सकते इसको, क्यों नहीं कर सकते इंटीग्रेट, तो सोचो, वेरिएबल पे इंटीग्रेशन नहीं होता। क्या नहीं होता, तो वेरिएबल पे इंटीग्रेशन नहीं होता। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, दो भी नहीं है बेटा, दो हाउ नहीं है मेनी, पर कर सकते हैं ऐसे। कितने हैं, कितने बता तो एक बार देख के। एक तो एक्स है, हम्म एक आई है हम्म, और एक थीटा है। एक कौन सा है, एक एक्स है, हाँ, एक आई है आई क्यों और वेरिएबल है राधिका बच्चा, डीएल 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 है, पर हम आई क्यों है, करंट, तू तेरे को ऐसा क्यों लग रहा है करंट वेरी कर रहा है, आई तो करंट है ना। हाँ आई तो करंट है, डीएल है डिफरेंशियल वेरिएबल, कॉस थीटा, थीटा भी वेरिएबल है, एंड एक्स तो है ही वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि तुम्हें सब एक उसमें चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, यस सर। और तुम्हें डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पे कौन सा चाहिए, dx चाहिए, dl चाहिए या d थीटा चाहिए, कौन सा डिफरेंशियल एलिमेंट तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। अब डिफरेंशियल एलिमेंट वही लेते हैं जिसकी लिमिट पता हो, तो तुम्हें लिमिट किसकी पता है, x की, थीटा की या l की, थीटा की। तो dl की जगह क्या आना चाहिए, d थीटा, और x तो हटाना ही हटाना है यहाँ से। तो अब देखो कैसे हटाएंगे, जब मैं सोच रहा हूँ यही चीज जो मैं अभी तुमको बोला, कि मेरे को जब दिख रहा है कि क्वेश्चन में मुझे dl भी गिवन है, क्वेश्चन में मुझे ये d थीटा भी गिवन है, ये एंगल d थीटा भी गिवन है और ये x भी गिवन है, ये डिस्टेंस, जब मैं बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ तो मुझे घूम फिर के यही ट्रायंगल दिख रहा है कि इस ट्रायंगल में कुछ तो करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, बिकॉज इसी में डीएल है, इसी में एक्स है और इसी में डी थीटा, एंड आई हैव टू कम अप विद दीस 3 थिंग्स। तो बहुत पहले तुमने एक रूल पढ़ा होगा कभी स्कूल में कहीं, अगर तुम्हें याद होगा, कि जब भी तुम्हारे पास एक सेक्टर रहता है, क्या रहता है, सेक्टर पता है ना सबको, केक, हाँ। और ये थीटा होता है, इसकी आर्क लेंथ ए होती है, इसका रेडियस आर होता है, तो तुम क्या लिखते हो, थीटा किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब ये लॉजिक मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ये ट्रायंगल टाइप का कुछ बन रहा है और इसमें थीटा एक्स और एल कुछ ना कुछ आर्क और ऐसा कुछ रिलेशन में है, बट अभी भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ, क्यों नहीं लगा सकता हूँ, बिकॉज अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कोई आर्क नहीं लग रही है, मैं इसको आर्क मान सकता हूँ अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से एक जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, मान लो इसकी थिकनेस है वाई, तो ये वाई जरूर आर्क हो गई या नहीं हो गई। हाँ। अब सबसे पहला काम, उधर से डीएल और कॉस थीटा को देखो क्या लिखेंगे, तुमने मुझे अभी बताया ये एंगल कितना है, अरे अभी तो लिखा है तुम लोग ने मेरे को डीएल और इसके बीच में एंगल 90। 90 नहीं है आलिया, 90 माइनस थीटा है, कितना है, 90 माइनस थीटा। और ये कितना है, 90 माइनस थीटा। ये कितना है, 90। ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा है बच्चों मेरे, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा, अरे
क्या कर रहे हो तुम लोग, कंफ्यूज क्यों इतना? थीटा हाँ थीटा, वेरी वेल आलिया। देखो 180 होता है सम, एक है 90 माइनस थीटा, 90 एक थीटा प्लस एक तुम्हें 90 निकालना है, मान लो ये तुम्हें निकालना है, एक है 90, तो ये 90 90 80 कैंसिल, ये थीटा उधर गया तो ये कितना आ गया, थीटा। थीटा। अब एक बात मुझे थीटा। बताओ, डीएल और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, डीएल वाई और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, या सोच के बोलो। ये डीएल कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, डीएल कॉस थीटा को देखते रहना और इस एंगल को देखते रहना। व्हाट आई कैन राइट, डीएल कॉस थीटा एंड डीएल एंड वाई, कोस क्या थीटा लिख सकता बेस हूँ मैं? अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है वाई, हाइपोटेनस है डीएल। और अब तुम DL बड़े हो गए हो, ऐसे मत याद रखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, सीधे ऐसे याद रखो कि ये एंगल थीटा है, ये हाइपोटेनस है, लॉन्गेस्ट लेंथ, तो इसका कॉस कंपोनेंट, डीएक्स का कॉस कंपोनेंट एंगल के साथ में वाई देगा। तो यही साइन थीटा पूछता तो साइन थीटा डीएल का क्या देता, ये डिस्टेंस। ठीक है, यस। तो डीएल कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ परम यहाँ पे, व्हाट आई कैन राइट, डीएल कॉस थीटा मैं लिख सकता हूँ, डीएल कॉस थीटा इज नथिंग बट वाई बाय बाय एक्स बाय। स्क्वायर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, लिख सकता हूँ। यस सर। अब देखो Yes, अभी यहाँ पे और दिक्कत है, अब क्या दिक्कत है, अब y और x आ गए, तो y भी नहीं चाहिए x भी नहीं चाहिए, तो y और x के बीच में अब मैं कौन सा रिलेशन लगाऊंगा, अरे यही वाला। अब देखो इसमें लगाओ y और x के बीच में यही रिलेशन लगाओ, देखो थीटा है डी थीटा, एंगल है डी थीटा, मान लो रेडियस है x, रेडियस x मान लो, तीनों का रेडियस x है, मान लो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सब x है। तो रेडियस गिवन है x और आर्क लेंथ गिवन है y, तो y x और डी थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन यू आर हैविंग, साइन। साइन। सॉरी सॉरी, बेस का है ना, tan थीटा 10 वाला। अरे यार ये वाला लगाना है भाई, देखो साइन थीटा टेन थीटा यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि साइन थीटा टेन थीटा नहीं चाहिए अपने को, डी थीटा चाहिए। तो डी थीटा क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ, आर क्या हो गई वाई, रेडियस हाँ कितना हो गया एक्स, हो गया। हाँ। तो मैं यहाँ से कुछ भी लिख दूँ, मान लो मैं वाई को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एक्स थीटा, हाँ। सॉरी एक्स डी थीटा, क्योंकि एंगल तो छोटा वाला डी थीटा है ना। वाई को व्हाट आई विल बी राइटिंग, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, वाई को आई विल बी राइटिंग एक्स डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो एक एक्स से ये कट गया, अब क्या बचा मेरे पास, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी थीटा बाय एक्स। अब देखो यहाँ पे अब एक्स को हटाना है, तो देखो क्या तुम एक्स को हटा के नॉन वैल्यूज के टर्म में लिख सकते हो, मान लो ये तुम्हें गिवन है आर, ये नॉन वैल्यू है, आर गिवन है, आर आ जाए क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है। ये वैल्यू गिवन नहीं है हमें एक्स, और ये थीटा दिया गया है, तो क्या मैं एक्स को थीटा और आर के टर्म में लिख सकता हूँ, कैन आई राइट एक्स इन टर्म ऑफ थीटा एंड आर, इफ यस देन Yes. व्हाट शुड आई राइट, एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर अपॉन कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा क्या होगा, आर बाय एक्स होगा, तो एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर अपॉन। cos थीटा। अब ये सब चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें तुरंत पता चल जानी चाहिए, यू शुड नॉट अप्लाई कॉस थीटा एवरी टाइम, तुम्हें डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कब आर कॉस थीटा कब आर अपॉन कॉस थीटा लेना है। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, एक्स को मैं क्या लिखूंगा, आर बाय कॉस थीटा डी थीटा। अब तो बहुत कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो इंटीग्रेट कर देंगे है ना, आर ए कॉन्स्टेंट, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर बाहर करा, अच्छा थोड़ा स्लो, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा स्लो थोड़ा स्लो ओके। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आई जस्ट टुक इट आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, ये देखो अंदर क्या बचा, cos थीटा डी थीटा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ जिसको नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे सबको क्लियर होगा आई होप, ठीक है। ये तुम लोग ने फॉर्मूला मुझे बताया तो मैंने लिख दिया। अब दिक्कत क्या थी, डीएल एक डिफरेंशियल वेरिएबल था, cos थीटा एक वेरिएबल था, एक्स स्क्वायर एक्स एक वेरिएबल था, तो तीन वेरिएबल लेके मैं नहीं चल सकता, आई हैव टू राइट इट एंड कंबाइन इट ऑल इन वन फॉर्मूला। तो इफ आई वांट टू कंबाइन इट टुगेदर एज इन वन फॉर्मूला, तो मेरे को सबसे पहले तो यहाँ से डीएल को हटा के डी थीटा का टर्म लाना था, क्योंकि उसकी लिमिट्स मेरे को पता है। अच्छा अब मैं जब इस डायग्राम को बार बार ध्यान से देख रहा हूँ तो मुझे बस ये एक ट्रायंगल दिख रहा था जिसमें मेरे पास क्या था, डीएल भी था, एक्स भी था और डी थीटा भी था, यही तीनों का काम है मुझे। तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, इसकी हेल्प से मैं थीटा को लिख सकता हूँ रेडियस के टर्म में और इस डीएल के टर्म में। तो मैंने क्या किया, एक वाई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और परपेंडिकुलर जब ड्रॉप किया तो उसमें जब एंगल्स तुम लोग ने मुझे बता दिए तो मेरे को पता चला कि डीएल कॉस थीटा किसके बराबर है, वाई के।
तो डीएल cos थीटा को मैंने पहले तो y से सब्स्टिट्यूट कर दिया, अच्छा ये कर ही दिया था ऊपर। उसके बाद क्या किया, फिर से समझते ध्यान से बच्चों, इस ट्रायंगल को अगर भी तुम देख रहे हो तो एक्चुअली ट्रायंगल क्या है, इसको तुम छोटा है तो सेक्टर अज्यूम कर सकते हो। तो ये मान लो कोई एक बहुत छोटी आर्क है, तो ये डी थीटा क्या होगा, डी थीटा इज नथिंग बट आर्क, आर्क क्या है y, और रेडियस मान लो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ये कितना हो गया, tan थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस y बाय x। तो मैं नॉट tan थीटा, सॉरी, d थीटा इज नथिंग बट y बाय x। तो मैंने यहाँ पे, मुझे देखो इस क्वेश्चन में ये जो y आ रहा था, y की जगह मैंने क्या लिख दिया, x d थीटा। तो y की जगह इफ आई रोट x d थीटा, तो x से x कैंसिल, मेरे पास क्या हो जाए d थीटा बाय x। अब मुझे यहाँ से x हटाना है, क्यों हटाना है, क्योंकि d थीटा के टर्म में मैं उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ, x इज ऑल्सो अ वेरिएबल, आई कैन नॉट इंटीग्रेट इट मुस्कान। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ट्राइंगल को देखा, इसमें मुझे x हटाना है यहाँ से, बिकॉज x इज समथिंग आई डोंट वांट। थीटा चलेगा क्योंकि थीटा का डिफरेंशियल वेरिएबल है, और r चलेगा क्योंकि r कांस्टेंट है। मैंने cos थीटा लिखा r बाय x, x को लिख दिया r बाय cos थीटा। तो अगर मैंने x को इधर लिखा है r बाय cos थीटा, तो ये वैल्यू आई मेरी। अब आई हैव टू इंटीग्रेट इट, एंड अब मेरा काम हो जाएगा, एक वेरिएबल बचा है और r इज अ कांस्टेंट, तो उसको बाहर कर दो। अब बस मुझे यहाँ पे क्या रह गया, लिमिट लगाना। तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी डी थीटा की, ये मान लो फाई 1 है, ये तुम्हारा फाई 2 है, क्या होगी लिमिट, ट्राई टू थिंक एंड टेल मी, मुस्कान, मित्रा, मधु बोलो, अक्सा, आलिया बोलो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन है लिमिट क्या होगी, इंटीग्रेशन अपन मैथ्स नहीं कर रहे ना, फिजिक्स में तो इंटीग्रेशन बिना लिमिट के करते ही नहीं है। अरे डी थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। मान लो राधिका, यश यहाँ पे खड़ा है, तो यश के लिए थीटा जो उसने मेजर किया है, ये थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। अच्छा, यश जब 0 डिग्री पे देखेगा तो उसको ये पॉइंट दिखाई देगा, उसको नीचे देखना कौन सा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट ये है, तो ये मिनिमम पॉइंट के उसको कहाँ देखना पड़ेगा, नीचे, यानी 0 से उल्टा जाना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट तो हो गई -5, और ऊपर लिमिट मैक्सिमम कितनी जाएगी, प्लस का प्लस का 5 5। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन पता है तुम लोग को या नहीं पता है, पता है, sin थीटा, sin थीटा, sin थीटा। हाँ sin थीटा खाली है ना। तो तुम्हें पता है, यू गाइस वेरी वेल नो, इसका इंटीग्रेशन होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, इधर भी आ गया है तो नेट sin थीटा, और sin थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -5, फाई 2 से फाई 1। जरा लिमिट रख के बताओ तो क्या आ रहा है सब लोग, प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन। जिसको नहीं आएगा वो लोग पूछेंगे, उनके तो मैं कर ही रहा हूँ, खैर आई एम डूइंग इट ऑन योर स्क्रीन टुगेदर। sin थीटा यानी sin फाई 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट जब रखूंगा तो sin -5 आएगा, और sin माइनस थीटा 9th में तुमने पढ़ा था माइनस sin थीटा होता है, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस खाता नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा sin फाई 2। सबको ये चीज समझ में आई या नहीं आई, या मैं बताऊं थोड़ा धीरे बोलो, अगर बताओगे बोलोगे तो बता दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फैजान, मित्रा, नरेन, रिपीट अगेन, श्रुति इधर देख, नोट रिपीटिंग। देखो अपर लिमिट sin फाई 1 माइनस साइन, लोअर लिमिट कितना है -5 अभी क्लियर है श्रुति। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन फाई, और माइनस 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 का साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो साइन बाहर आएगा तो माइनस का फाई 2 ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे आया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नहीं भूलेंगे अपन, है ना, कभी नहीं भूलेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, याद कर लो इसको भी, चाहो तो 2 सेकंड ले लो, मेरे साथ बोल लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर sin फाई 1 प्लस sin फाई 2, वेयर sin फाई 1 इज द एंगल मेजर्ड टू द अपर एंड एंड फाई 2 इज द एंगल मेजर्ड टू द लोअर एंड। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर sin फाई 1 प्लस sin फाई 2, फाई 1 नहीं लिखा है इसने, ठीक है, याद कर लो जल्दी से, निशिता भूलना नहीं अभी, है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यशिका, वर्षा, आई होप नहीं भूलो। क्या, फिर तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी डेफिनेट वायर के लिए ये हो सकता है फॉर्मूला। हाँ, किसी भी चीज के लिए यही है। अब इसमें केसेस बना लेते हैं, इसमें केसेस बना लेते हैं। फर्स्ट केस मान लो, फर्स्ट केस क्या बोलेगा, एट द मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो वायर है इसके तुम मिड पॉइंट पे खड़े हो, ये जो पॉइंट लिया है तुमने, ये मिड पॉइंट है, तो तुम ऊपर भी कितना एंगल मेजर करोगे, फाई, नीचे भी कितना मेजर करोगे, फाई। तो ये दोनों की जगह 5 पुट करके बताओ क्या आ रहा है आंसर, आया समझ में, रमशा, सानिया, श्रुति,
यस सर। पुट करो, यस सर Yes, नहीं, sir. 5 पुट करो। समझ में आया तो आंसर बताओ मुझे। अक्सा, आलिया, चंचल, कम ऑन। तुम दोनों के 5 पुट करोगे तो क्या आएगा? म्यू Yes, नॉट आई sir. बाय 2 पाई आर। यस सर नहीं आएगा, आंसर बताया करो। साइन फाई यही आएगा। हाँ तो बोलते क्यों नहीं हो? आया समझ में सबको? फर्स्ट केस, किसी चीज से दिक्कत? एक और केस कर लेते हैं इसमें, फिर उसके बाद छुट्टी। चलो सेकंड केस। सेकंड केस क्या बोलता है? व्हाट दिस सेकंड केस सेज? व्हाट दिस सेकंड केस सेज? सेकंड केस बोलता है कि इफ वायर इज इनफाइनाइट, इफ वायर इज एट इनफाइनाइट, फिर तो एक एंगल 90 डिग्री जरूर होना चाहिए। दोनों एंगल 90, इफ वायर इज इनफाइनाइट, दोनों तरफ से इनफाइनाइट है। मतलब अच्छा, इनफाइनाइट का मतलब क्या है ये बताओ। चलो कह सकते हैं जैसे किसी बहुत बड़ी चीज के अगर मैं पास खड़ी हूँ वो मेरे लिए हाँ इनफाइनाइट मान जाए। ठीक है। सो यू आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू अ वायर, ठीक है, दैट इज व्हाट यू कॉल इनफाइनाइट। ऐसा नहीं कि लिटरली वो इनफाइनाइट वायर है। तो इसके लिए तुम ऊपर देखोगे तो भी तुम्हें एंड नहीं दिखेगा, नीचे देखोगे तो भी एंड नहीं दिखेगा। मतलब तुम बोलोगे कि सर अगर मैं यहाँ पे खड़ा होके यहाँ पे खड़ा होके सर अगर मैं इतना पास खड़ा हूँ और पूरा ऐसा 90 डिग्री भी देख रहा हूँ ना तो भी मुझे एंड नहीं दिख रहा है। अब 90 डिग्री मैक्सिमम है, उसके पीछे आओगे तो फिर तो दिखना ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों की जगह तुम क्या पुट कर दोगे? 90। 90 डिग्री दोनों के 90 पुट करोगे तो क्या आएगा? म्यू नॉट आई बाय। अपॉन 2 पाई आर। अब ये तो इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आते ही आते हैं क्वेश्चन, अगर आता है कोई मैग्नेटिज्म तो 88% चांस रहता है कि यही आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, भूलना नहीं इसको, ठीक है। लास्ट केस करा रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर विच यू कैन लीव द क्लास। लास्ट केस क्या है? वायर अभी भी इनफाइनाइट है, बट इफ पॉइंट इज at one end of the infinite wire. Hi विधि, अगर तुम एक एंड पे खड़े हो इनफाइनाइट वायर के, मान लो यू आर स्टैंडिंग समवेयर हियर, तुम यहाँ पे कहीं खड़े हो इधर पे, और इनफाइनाइट वायर है तो तुम यहाँ पे कहीं खड़े हो। तुम यहाँ पे कहीं खड़े हो तो तुम्हें ये वाला एंड तो दिख जाएगा। ये वाला एंड तुम्हें कितने एंगल पे दिखेगा? 0 एंगल पे, है ना लिया? तो फाइव टू तो 0 हो जाएगा, और ऊपर वाला एंड कितने पे दिख रहा होगा? 90 पे। तो एक एंगल हो गया कितना? 0 एक 9। एक 0 एक 90, तो कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। बस यही आएगा, एक 0 एक 90। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज अभी टाइम बचा है थोड़ा। जैसे देखो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, अभी ये क्वेश्चन करो, इसको ट्राई करो। ये क्वेश्चन आता है, ये सिंपल है बट इंटरेस्टिंग है। मतलब सिंपल नहीं है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्राई दिस क्वेश्चन। ये होमवर्क है। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई वोंट डू इट राइट नाउ। इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे करके अभी भेज, ठीक है, व्हाट्सएप। जिसको नहीं आएगा वो व्हाट्सएप पे पूछना, रात में अपन डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। फाइन देन गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एक्चुअली। लेट्स एंड द सेशन, क्योंकि अभी